नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमायूं मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिसमें आगामी 1 जून को हजारों की संख्या में जय हिंद यात्रा निकालकर सेना को धन्यवाद और केंद्र की मोदी सरकार का जनता के बीच में पर्दाफाश करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आखिर भारत ट्रंप का गुलाम है जो सीज फायर की ट्रंप के कहने पर करेगा। देखिए, नेता तो हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं तो उनको ही नेता मानता हूं। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना सशक्त तरीके से और इतनी सहजता के साथ भारत की सरकार हो, चाहे हमारी भारत की सेना हो, जिस पर हमें गर्व है, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। देखिए, 1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर आज राहुल जी पूरे देश की तरफ से, जो भी देशभक्त लोग हैं उनकी तरफ से पुंछ के उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पुंछ में हैं, जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को खोया है, कुर्बानी दी है, और उनके आंसू पहुंचने और देश की ओर से ये कहने कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आज पुंछ में हैं और साथ में वो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश बलिदान देने के लिए तैयार था, जब हर व्यक्ति देश का ये कह रहा था कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अब पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। शहर में कई प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य चल रहा है और जिसके अंतर्गत दून नगरी की धड़कन कहे जाने वाले घंटा घर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में भी नजर आएगा। दरअसल इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा पूरे निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है। देखिए, घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिजाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिजाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नैनीताल में बीजेपी मंडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने योगदान दिया है और ये यात्रा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क से शुरू होती हुई आपको बताते चले कि महात्मा गांधी मूर्ति पर समाप्त हुई। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय और सेनाओं के समर्थन में जमकर नारे लगाए। विधायक सरिता आर्या ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी का इजहार करते हुए लोग नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नैनीताल से हैं, जहां पर ऑपरेशन
सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी एकजुट होकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत माता के जय के भी नारे जो हैं वो लगाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है और इस दौरान तिरंगा यात्रा भी जगह जगह से निकाली जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नैनीताल से हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मई और जून माह की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट फुल होने से अब ऑफलाइन पंजीकरण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है और अब तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो गया है। पर्यटन विभाग ने 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था, जिसमें मई और जून महीने की यात्रा के लिए स्लॉट भी उपलब्ध नहीं है। आपको बताते चले कि 27,000 से भी अधिक ऑफलाइन आवेदन लोग कर चुके हैं। 20 मार्च से ये ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो शुरू हुआ था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। दरअसल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और अब तक 27,000 से अधिक ऑफलाइन आवेदन भी किए जा चुके हैं और कई हजार ऑनलाइन भी किए जा चुके हैं। यात्रा पंजीकरण कार्यालय ट्रांसिट कैंप में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि चारधाम से जुड़ी हुई हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मार्गों पर भक्तों की कतार लगी हुई है, जहां पर लोग चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख के पार भी पहुंच गया है और बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बताते चलें कि चारधाम की यात्रा जब से शुरू हुई है तब से बड़ी संख्या में लोग चारधाम की यात्रा कर रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपको बताते चलें कि 27,000 अभी तक ऑफलाइन आवेदन भी हो चुके हैं। रुद्रपुर नगर निगम की ओर से गांधी पार्क के पास में संचालित नगर आजीविका केंद्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने आजीविका केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, महिला समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी देखा। इस दौरान महापौर विकास शर्मा ने कहा, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास जो हैं वो लगातार जारी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय रोजगार मिशन के माध्यम से जो ये सरकार द्वारा हमारे बहनों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शहरी आजीविका मिशन के तहत हम लोग हमारे अपने सेंटर से बहनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यहाँ से जूट के बैग बनाना, जूट से अन्य वस्तुएं बनाना, फ्लावर बनाना, पोट बनाना, इसके साथ साथ एपन कला पे काम करना और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की सिलाई कढ़ाई का भी ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जा रही है। में नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत पर महापौर विकास शर्मा ने तुरंत इसका आपको बताते चले कि अब यहां पर घेरे पर लिया है और एक्शन लेते हुए नजर आए। मौके पर पहुंचकर काम को भी रुकवाया गया। मेयर विकास शर्मा ने ठेकेदार का भुगतान रोकने के साथ ही उसे ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है। महापौर ने कहा कि निर्माण कार्यों में अनियमितताएं जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही दशमेश नगर आवास विकास में नगर निगम की ओर से नाला निर्माण भी कराया जा रहा है। नाला निर्माण में पुरानी और घटिया ईंटों का इस्तेमाल होने की शिकायत पर महापौर विकास शर्मा मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। महापौर ने नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल सहित नगर निगम के निर्माण विभाग की टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया, जिसमें जांच के दौरान पता चला कि ठेकेदार ने इससे पहले जो नाले का निर्माण किया है उसमें भी घटिया स्तर की ईंटें लगाई गई हैं।
महापौर ने यह भी कहा कि नगर निगम के जिस जेई की देखरेख में ये काम चल रहा था उसकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। आपको बताते चले कि महापौर ने बड़ा एक्शन लिया है, नाला निर्माण का कार्य भी अब रुकवा दिया है। दरअसल लगातार घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस दौरान नाला निर्माण का कार्य रुकवाया गया है। महापौर एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं और महापौर ने ये बड़ा एक्शन भी लिया, नाला निर्माण का कार्य भी अब रुकवा दिया गया है। आपको बताते चलें कि लगातार घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे कुछ ही दिनों बाद में फिर से ऐसी ही समस्या देखने को मिलती, जिस दौरान अभी से काम को रुकवा दिया गया और मटेरियल बदलने के लिए भी कहा गया है। इसमें पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है या फिर जो है पिछले मेरे बोर्ड से पहले का कार्य था कोई, और वो कार्य ठेकेदार कर रहा था। मुझे वहां से शिकायत आई कि वहां पर पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब मैंने मौके पे जाके देखा तो वास्तव में वहां पुरानी ईंटें लग रही थी। तो मैंने तत्काल अपने नगर आयुक्त को वहीं बुलाया और हमारे जो कंस्ट्रक्शन की टीम है, निर्माण विंग को भी वहीं बुलाया, और वहीं पे ही मैंने उनको आदेशित किया है कि उस ठेकेदार को उसकी सारी पेमेंट जीरो कर दी है। उसने जो भी काम किया हमने जीरो कर दिया है, प्लस उसकी जांच होगी और उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वो नगर निगम में अब दोबारा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और माननीय धामी जी लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने 150 से ज्यादा रिश्वतखोरों को जेल में भेजने का काम किया है। तो हम ऐसे किसी भी ठेकेदार को निगम में काम नहीं करने देंगे कि जो हमारे निर्माण कार्यों से समझौता करेगा। तो इसलिए जो भी क्वालिटी से समझौता करेगा वो हमारा काम नहीं कर पाएगा। मैं बाकी ठेकेदारों को भी चेताना चाहता हूं कि अच्छा काम करें, हम आपको अच्छे काम के पेमेंट दे रहे हैं, और नहीं तो आप कहीं और ढूंढ लीजिए जहां आपको काम करना है। यहाँ आप किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। की भी जांच की जाएगी। भारत के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को, आपको बताते चले कि अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। दरअसल सावधानी बरतने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया, परंतु अन्य राज्यों में उत्तराखंड आए 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि देश में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 277 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और साथ ही केरला में देखने को मिले हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना का संक्रमण फिर से अब देखने को मिल रहा है, और इस दौरान अभी हाल ही में नोएडा से एक मामला सामने आया और देहरादून में अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और जो भी देहरादून के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, उत्तराखंड घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, उसमें से 2 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना फिर से एक बार पैर पसारने लगा है, और जिस दौरान कई राज्यों में कोरोना के मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से महाराष्ट्र भी शामिल है। और फिलहाल लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केरल से लेकर मुंबई और दिल्ली तक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, और इसे लेकर अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको ये भी बताते चलें कि JN1 वेरिएंट के प्रसार के कारण ये काफी उछाल जो है वो आया है। इसमें ओमिक्रॉन JN1 वेरिएंट के प्रसार के कारण है, और डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि वेरिएंट काफी है, सक्रिय है, लेकिन स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंताजनक वेरिएंट घोषित नहीं किया है। और मौजूदा कोविड मरीजों में आमतौर पर हल्के लक्षण जो है वो देखे जा रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति 4 दिन में ठीक हो जाता है, और इसके सामान्य लक्षण बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और थकावट शामिल है। ऋषिकेश में हीरालाल मार्ग पर व्यापारी नेता पंकज गुप्ता ने शराब और बियर से भरी एक कार को पकड़ा है। कार में शराब और बियर की पेटियां मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। शराब और बियर से भरी कार को रोकने के बाद में व्यापारी नेता पंकज गुप्ता ने वीडियो भी बनाई, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। और साथ ही वीडियो में पंकज गुप्ता शराब की सप्लाई को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े करते हुए सुनाई दे रहे हैं।
खबर मंगलौर से है, जहां पर बीते दिनों बारात में गए दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था और इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई है और हत्या में शामिल 5 आरोपियों को मंगलौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 21 मई की रात को मंगलौर से मुजफ्फरनगर बारात गई थी, जिसमें लौटते समय कुछ बारातियों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बारात से वापस लौटने पर दोनों पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया है। इक्कीस तारीख को मंगलौर में समर हत्याकांड के रूप में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक समर नामक एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसमें 6 लोग लगातार अभी फरार चल रहे थे जो नामजद थे, तो पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। उनसे पूछताछ में ये बात क्लियर हुई, ये बात निकल के सामने आई कि अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के विजयनगर इलाके में शुक्रवार रात हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते स्थानीय गडेरा उफान पर आ गए हैं और किनारे पार्क की गई कई 2 पहिया वाहन इसकी चपेट में भी आ गए हैं। मूसलाधार बारिश से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। 2 पहिया वाहनों पर काफी ज्यादा नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ रहा है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चरस बरामद की है। चरस बरामद होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग्स गतिविधि में संलिप्त ड्रग पेडलरों और तस्करों के विरुद्ध चिन्हीकरण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के बहुचर्चित 4 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरजभान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 16 मई की सुबह झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्चे के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। वहीं आरोपी सूरजभान का बच्ची के पिता के साथ में झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। 36 साल के आरोपी सूरजभान मूल रूप से यूपी के कासगंज के रहने वाले हैं। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पर हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम बैठक में हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखेंगे। सीएम विशेषकर अवस्थापना विकास कार्यों के विस्तार और निर्माण लागत का विषय बैठक में उठा सकते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री आपदा के प्रति संवेदनशील उत्तराखंड में सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। रविवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी कई राज्यों के बीच में
समन्वय भी स्थापित करने में उत्तराखंड की ओर से उठाए जा रहे कदमों के साथ ही राज्य की अपेक्षाओं की बैठक में रखेंगे। धामी सरकार अब कम अंतराल में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। 3 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी सरकार उन सभी प्रस्तावों पर तेजी से काम करना चाहती है जो अवस्थापना कार्यों, औद्योगिक निवेश, खेती, बागवानी, जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हैं। इनमें से कई प्रस्तावों का लंबे अंतराल में कैबिनेट बैठक होने से निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इस व्यवहारिक दिक्कत को देखते हुए सीएम धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगोली को प्रस्तावों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैबिनेट की बैठक एक निश्चित समय अवधि में कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में खेल अवस्थापनाओं को एकीकृत करके उनका नामकरण किया है और वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि जनता में भ्रम की स्थिति है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहती हूं कि पहले से जिस खेल अवस्थापना का जो नाम प्रचलित है उससे बदला नहीं गया है। वो देहरादून में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो अथवा हमारे गोलापार में हो, हमारे ऐसे जितने जहाँ पर हमारे स्टेडियम्स हैं, चाहे हमारे यदि मैं विषय लेती हूँ कि अपने देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है और इसके अलावा हमारी अन्य अवस्थापनाएं जहाँ पर विकसित है, तो उस पूरे परिसर को जो है हम लोगों ने उनके अपने नाम सहित पूरे परिसर का नाम एक सिंगल नाम दिया है, जिसे हमने रजत जयंती खेल परिसर के नाम से हम लोग पूरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गर्जवाड़ी क्षेत्र में 92 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनने वाला ये भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के सहयोग से बनाया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है, जिसमें आमजन को सीधे लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता के द्वार के संकल्प के साथ काम कर रही है। लेकिन जब से मुझे वार मिला है, मैं लगातार सैनिकों के हितों में हम काम कर रहे हैं। आज एक भव्य सैन्य धाम जो यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को समर्पित होगा, अपने मैंने बनकर बुनियाद गांव में तैयार होने वाला है। लगभग 92 करोड़ की लागत से। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व गढ़ी कैंट, जहां पर भी पूर्व सैनिक भारी संख्या में रहते हैं और वहां के लोगों को ब्याह शादी के लिए मेरे पास लोग आते थे, साहब वेडिंग प्राइस वाला 2.5 लाख मांग रहा है, 3 लाख रुपये मांग रहा है। एक 12 करोड़ 51 लाख की लागत से एक हमने बहुत बड़ा सामुदायिक भवन वहां पर बनाया है। प्रदेश सरकार इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेगी। शासन ने आयुष विभाग को इसकी अनुमति दे दी है। पहली बार योग दिवस पर 10 देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगासन कर आम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने का संदेश देंगे। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा और राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए इस बार गैरसैंण को चुना गया है। सचिव आयुष दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम गैरसैंण में होगा। इसके अलावा जिला स्तर पर भी योग दिवस से संबंधित कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।